Assalamu alaikum, dear students. The topic we are discussing we were discussing in the previous lecture was project procurement management. And what we have learned so far is the definition of procurement, importance of project procurement management. You can see all of the details in the previous lecture recorded as in lecture number 16, part A and B. Why to outsource or what is outsource, you can also hear from the video that what is outsource, and then you can also learn why outsourcing. प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्रोसेसेस देखे थे हमने, इसको यहाँ पर इसके आउटपुट्स देखे थे कि हर एक स्टेप के बाद आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कहते किसे हैं ये अंदाज़ा लगाया था, और प्लानिंग के अंदर किन चीज़ों को शेयर या डिस्कस किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। व्हाट वेंट राइट, अगर प्रोक्योरमेंट की जाती है तो क्या चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा दे सकती हैं या हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। प्रोक्योरमेंट प्लानिंग टूल्स और टेक्निक्स कौन सी हैं, जिसमें मेक और बाय एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करना है मेक और बाय एग्जाम्पल के जरिए। सबसे पहले तो आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि मेक और बाय है क्या। दिस इज बेसिकली द डिसीजन बिटवीन whether you are going to make the product or whether you are going to buy from outside the organization. सो ये डिसीजन लेना, इसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल यहाँ पर कोट कर रही हूँ मैं, एंड यू विल लर्न इट फ्रॉम दिस एग्जांपल टू। Assume you can lease an item you need for project for $150 per day. अब वो कह रहा है कि आप अज्यूम ये कर लें कि आप एक आइटम लीज कर सकते हैं। आप, आई होप आप सबको पता है कि लीज करना किसे कहते हैं। आप एक प्रोडक्ट चीज़ एक लीज कर सकते हैं, और उसकी लीजिंग की जो आपके पास प्राइस है वो है $150, एंड ये $150 हैं, ये आपको पर डे चार्ज करने पड़ेंगे। टू परचेज द आइटम द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज $1000। और अगर आप इस आइटम को परचेज कर लेते हैं, जिसको आप लीज करके आउटसाइड जो ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आप अगर इसको परचेज कर लेते हैं तो आपको $1000 पड़ेंगे, एंड द डेली कॉस्ट वुड बी अनदर $50 पर डे। और इसके अलावा लीज के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ सकती है वो पड़ सकती है $50 पर डे। हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द लीज कॉस्ट टू बी द सेम एज द परचेज कॉस्ट। वो कह रहा है कि अब क्वेश्चन यहाँ पर ये एक रेज होता है कि लीज कॉस्ट किस लेवल पे आके परचेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। हमने ये ऑलरेडी ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपने एक चीज़ को अगर तो लीज किया तो दैट मीन्स आप आउटसोर्स कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से ले रहे हैं। अब परचेज का मतलब है कि वो टोटली अब आपकी हो जाएगी। तो अगर तो आपको ये लगता है कि आउटसोर्स करना जो है वो सस्ता काम है, तो श्योर यू हैव टू गो फॉर आउटसोर्सिंग। बट व्हाट इफ आपकी जो आउटसोर्सिंग है उसके डेज इंक्रीज कर जाते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाता है, महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाते हैं, तो फिर आपको लीजेस के पैसे पर डे पैसे पड़ते रहेंगे, और हो सकता है कि फिर वो पैसे ऐड होते जाए इतने ज़्यादा हो जाए कि जो टोटल आपकी परचेज कॉस्ट है उससे भी ज़्यादा निकल जाए। तो ये चीज़ आपने देखनी है कि कितने दिनों के अंदर आपकी जो लीज कॉस्ट है वो परचेज कॉस्ट के इक्वल आ जाती है। इफ़ यू नीड द आइटम फॉर 12 days, शुड यू लीज इट और परचेज इट। अब आपने ये देखना है कि अगर आपको आइटम चाहिए 12 दिनों के लिए, तो क्या आपको उसको परचेज कर लेना चाहिए या आपको उसको लीज कर लेना चाहिए, मतलब आउटसोर्स कर लेना चाहिए। अब ये इस एग्जाम्पल को से यहाँ पर थोड़ा सा डिराइव करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले वो यहाँ पर क्या कह रहा है, सेटअप एन इक्वेशन टू द मेक टू सो द मेक इज इक्वल टू द बाय। सबसे पहले आप एक ऐसी इक्वेशन बना लें जहाँ पर आप कह सके कि जी मेक जो है वो बाय के इक्वल है। अब वो इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अगर लीज करेंगे तो $150 पर डे है, और अगर आप बाय करेंगे तो $1000 वैसे ही है, एंड देन $50 पर डे है। ठीक है। In this example, use the following equation. Let D be the number of days to use the item. जहाँ पर D मेंशन हुआ है वो बेसिकली डे के लिए मेंशन हुआ है, यहाँ पर भी और यहाँ पर। तो आपने एक इक्वेशन बना ली कि अगर ये बेसिकली अब हो गई आपकी लीज साइड, और ये वाली जो हो गई ये हो गई आपकी परचेज साइड, और दोनों साइड्स के ऊपर अब आपने एक इक्वेशन बना दी है जिसमें आपने बता दिया कि $150 पर डे लीज है और $1000 परचेज है, और जिसके ऊपर $50 पर डे जो है वो आपको चार्ज होगा। सॉल्व फॉर डी एज फॉलोज। अब आप क्या करें, क्योंकि दोनों तरफ डीज मेंशन है तो आप उसको सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन से सब्ट्रैक्शन एडिशन वगैरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, सब्ट्रैक्ट $50 पर डे फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन टू गेट दिस। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने डेज जो है वो सारे एक तरफ कर दिए और ये जो है ये आपने एक तरफ कर दिया। तो सिंपली क्या किया,
यहाँ पर क्योंकि प्लस हो रहा था, इस साइड पर आकर माइनस हो, तो 150 माइनस 50 इक्वल टू 100. तो $100 पर डे इज इक्वल टू $1000. नाउ डिवाइड बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन बाय $100. अब दोनों साइड को अगर हम $100 से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे 10 days. मतलब डी आपके पास आ जाएगा, दैट इज 10. So the lease cost is the same as the purchase cost as at 10 days. तो अब आपको क्या पता चला, आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको क्या पता चला कि जी अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं, अगर आप उसको 10 या 10 से कम दिनों के लिए, 10 तो फिर भी इक्वल हो जाएगा, मतलब 10 से कम दिनों के लिए अगर आप इसको ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लीज करते हुए फायदे में रहेंगे. लेकिन अगर आप इसको 10 या 10 से ज़्यादा दिनों के लिए ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपका लीज जो है वो आपको महंगा पड़ेगा और जो परचेज है वो आपको अब इसमें इकोनॉमिकल रहेगा. इफ यू नीड द आइटम फॉर 12 days इट वुड बी मोर इकोनॉमिकल टू परचेज इट. अभी आपने पीछे यहाँ पे देखा भी था कि इफ यू नीड द आइटम फॉर 10-12 days शुड यू लीज इट और परचेज इट. तो यहाँ से क्या डिसाइड हुआ कि अगर आपकी 10 से ज़्यादा दैट इज 12 days है तो ज़्यादा इकोनॉमिकल क्या होगा कि आप उसको परचेज कर लें रादर लीज कर लें. तो दिस इज योर मेक और बाय सोल्यूशन. द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. कितनी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं प्रोक्योरमेंट करते हैं. सबसे पहली चीज़ है फिक्स प्राइस और लंप सम. Fixed price or lump sum is involve a fixed total price for a well-defined product or service. आपकी कोई भी प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी सर्विस है उसके लिए आप एक फिक्स टोटल प्राइस जो है वो डिफाइन करते हैं. नाम से ही पता चल रहा है कि आपने अपनी एक चीज के लिए एक फिक्स प्राइस मेंशन कर दी कि ये इसके प्राइस है. अगली चीज है कॉस्ट रीएम्बर्सेबल. इसमें क्या है, इन्वॉल्व पेमेंट टू द सेलर फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. अब आपके पास जितनी भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि आपके पास जो कॉस्ट होती हैं डायरेक्ट वो आपकी प्रोजेक्ट की होती हैं और जो आपकी इनडायरेक्ट होती हैं आपकी इनडायरेक्ट होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, प्रोजेक्ट को हेल्प करने के लिए जो आपको चाहिए होती है. सो कॉस्ट रीइम्बर्सेबल. रीइम्बर्सेबल का वैसे भी अगर आप देखें तो इसका मतलब यही होता है कि टू मेक रीपेमेंट और टू मेक एक्सपेंस ऑन द लॉस दैट हैव बीन अकर्ड. अगर कोई किसी भी तरह का लॉस आ जाता है, किसी भी तरह का एक्सपेंस जो है वो आपको होता है तो उसके लिए रीपे करना जो है वो आपका कॉस्ट रीइम्बर्सेबल होती है. जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आप उस चीज़ के लिए, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आप उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं. तो अब वो क्या है कि अगर आपका गाड़ी का किसी भी तरह का लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको आपके कॉस्ट को रीइम्बर्स करके देती है. तो कॉस्ट रीइम्बर्सेबल क्या है, इन्वॉल्व पेमेंट टू द सेलर फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. मतलब आपके सेलर ने जितनी भी तरह के खर्चे किए हैं, चाहे डायरेक्ट प्रोजेक्ट के लिए किए हैं या चाहे इनडायरेक्ट किए हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो सारे की सारी जो पेमेंट्स आप अपने सेलर को पे करेंगे वो होगी कॉस्ट रीइम्बर्सेबल. अगला कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज हाइब्रिड ऑफ बोथ फिक्स प्राइस एंड कॉस्ट रीइम्बर्सेबल ऑफन यूज्ड बाय द कंसल्टेंट्स. ये बेसिकली क्या है, फिक्स प्राइस भी है और कॉस्ट रीइम्बर्सेबल भी है. दोनों का एक हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है और ज़्यादातर जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं. मतलब कि वो फिक्स टोटल प्राइस भी कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वो थोड़े से इंश्योरेंस टाइप पैसे जो है वो भी रख लेते हैं कि थोड़ी परसेंटेज जो है वो किसी भी तरह के लॉस पर उनको मिल जाए. कंसल्टेंट्स यूजुअली इस तरह के काम करते हैं. मतलब फिक्स प्राइस भी मिलेगी और देन फिक्स प्राइस के ऊपर जो परसेंटेज है वो भी आपको मिलेगी. Unit price contracts require the buyer to pay the seller a predetermined amount per unit of service. मतलब कि यहाँ पर लमसम नहीं है, यहाँ पर रीइम्बर्समेंट भी नहीं है, बल्कि क्या है कि पर यूनिट सर्विस के ऊपर आपको चार्ज करना पड़ेगा. मतलब कि जितनी सर्विसेज आप अवेल करते जाएंगे उतना उतना साथ 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 आप चार्ज करते जाएंगे सेलर को. कॉस्ट रीइम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आगे ऑलमोस्ट 3 टाइप्स के हैं जो उन्होंने मेंशन किए हुए हैं. पहला है आपके पास कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी.
सेकेंड है आपके पास कॉस्ट प्लस फिक्स फी, एंड थर्ड है आपके पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी, CPIF बोलते हैं इसको। द बायर पेज द सेलर फॉर अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट प्लस अ प्री डिटर्मिन्ड फी एंड एन इंसेंटिव बोनस। मतलब कि जो आपका अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट है वो भी आपने पे करना है, प्लस आपने जो आपकी प्री डिटर्मिन्ड फी है उसके साथ जो आपका इंसेंटिव या बोनस है वो भी आपने पे करना है। मतलब नाम से जैसा कि पता चल रहा है कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी, तो इंसेंटिव जितने आए हैं वो, और उसके अलावा जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो जो है वो आपने पे करनी है सेलर को। तो दिस इज कॉस्ट प्लस इंसेंटिव। अगली चीज है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी। द बायर पेज द सेलर फॉर अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट प्लस अ फिक्स्ड फी पेमेंट यूजुअली बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि आप इंसेंटिव बोनसेस दे रहे थे, यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने जो सेलर है उसको अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट भी दे रहे हैं और इसके अलावा एक फिक्स्ड फी पेमेंट भी दे रहे हैं, जो कि बेसिकली बेस करती है एस्टिमेटेड कॉस्ट के परसेंटेज के ऊपर। मतलब कि जो भी आपने यहाँ पर आपकी कॉस्ट आई है इसको आप टोटल कर लें और इसके परसेंटेज के ऊपर आप इसको कोई ना कोई परसेंटेज जो है वो कोई ना कोई पे करते हैं फिक्स फी की सूरत में। अगला है आपके पास कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। द बायर पेज द सेलर फॉर अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट प्लस अ प्री डिटर्मिन्ड परसेंटेज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर क्या था, प्री डिटर्मिन्ड फी एंड एन इंसेंटिव बोनस। यहाँ पर क्या था, फिक्स्ड फी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अलाउेबल परफॉर्मेंस कॉस्ट जो है वो उतनी ही रहेगी, उसके अलावा अब क्या आ जाएगा, प्री डिटर्मिन परसेंटेज बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट। मतलब टोटल वहाँ पे क्या था, एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज थी, यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज थी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज है। तो दिस इज कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट प्लस फिक्स फी, दिस इज कॉस्ट प्लस इंसेंटिव फी। अब इसको इन्होंने यहाँ पर एक चार्ट की सूरत में दिखाने की कोशिश की है कि जितने भी आपके कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स हैं जो आपने यहाँ पर पढ़े हैं उसके अंदर अगर आप जो है वो करते हैं कोई चार्ट की फॉर्मेशन देते हैं तो फिर आपके पास क्या आएगा। अब सबसे पहले जो है वो आपके पास था फिक्स प्राइस, अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे बायर रिस्क लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ जो सेलर को पे करने हैं वो वाले रिस्क लिखे हुए हैं, सेलर रिस्क लिखे हुए हैं। सेलर रिस्क हाई कहाँ पे हो जाता है, जब फर्म फिक्स प्राइस जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन सा किया है, FFP, मतलब फर्म फिक्स प्राइस, तो इसमें सेलर का रिस्क जो है वो हाई है। लेकिन अगर कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मिल रही है तो फिर जो आपका सेलर है उसका रिस्क लो है। और ये पीछे वाली साइड में आपने अभी पढ़ा है आपका कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट क्या है। इसी तरह से अगली साइड पर अगर आप देखें तो बायर रिस्क जो है वो लो ही रहेगा अगर आप फिक्स प्राइस इंसेंटिव देते हैं जस्ट, और अगर आप फिक्स प्राइस इंसेंटिव जस्ट देते हैं तो सेलर के लिए ये रिस्क हाई है। इसी तरह से कॉस्ट प्लस इंसेंटिव देते हैं तो ये ऑलमोस्ट दोनों के लिए ही न्यूट्रल है, और कॉस्ट प्लस फिक्स फी देते हैं तो ये बायर के लिए ज़्यादा रिस्क की बात है और सेलर के लिए कम रिस्क की बात है, और इसी तरह से लास्ट वन। सो दिस इज बेसिकली बोथ द एजेस, बायर साइड की भी एज दिखाई हुई है और सेलर साइड की भी एज दिखाई हुई है, एंड देन एक चार्ट के थ्रू आपको ये बता दिया है कि कहाँ पर सेलर ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा और कहाँ सेलर ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा और बायर कम प्रॉफिट में रहेगा, और कहाँ पर सेलर जो है वो कम प्रॉफिट में रहेगा और बायर ज़्यादा प्रॉफिट में रहेगा। अब रिस्क है, जाहिर सी बात है, जहाँ पर रिस्क जो है वो लो होगा तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रॉफिट साइड ज़्यादा है, और जहाँ पर रिस्क हाई होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो है वो लॉस की रेशो ज़्यादा है। इसी तरह से बायर ऑपोजिट टू सेलर होता है, तो यहाँ पर इसका जो रिस्क है वो रिस्क का रेट लो है, तो इसका मतलब है ये इसके लिए प्रॉफिटेबल है। जो सेलर के लिए प्रॉफिटेबल होता है वो बायर के लिए नॉन प्रॉफिटेबल होता है, एंड वाइस वर्सा।